यहाँ पर टोडामल जी साहब ने 2-3 तर्क दिए कि भाई सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं ऊपर बैठे हुए, ठीक है कि नहीं, लेकिन वे संयम नहीं ले सकते। संयम यही माना जाएगा मनुष्य पर्याय में आकर। समझ में आया? तीर्थंकर आदि भी संयम लेते कि नहीं लेते? तीर्थंकर आदि मुनि धर्म अंगीकार करते कि नहीं? अगर बाहरी क्रिया का कोई महत्व ही नहीं होता तो वे काय को उसमें जाते, घर में ही बैठ के मोक्ष चले जाते। लेकिन ऐसा नहीं है, जंगल का रास्ता चुनते कि नहीं? नगर में रहे तो क्या प्रॉब्लम? अरे भाई मुनिराज भी गांव में 2 दिन, थोड़ा नगर हो ऐसा है ना, 3 दिन 5 दिन 8 दिन, कि भाई इससे ज्यादा क्यों नहीं रुकना? कि भैया तुम्हारा परिचय ज्यादा हो जाएगा, राग हो जाएगा। तो जो मुनिराज 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले हैं उनको बाहर में इतनी सावधानी बताई। मुनिराज खड़े खड़े भोजन क्यों लेते हैं? कुछ सोचा किसी ने? बैठ के ले ले तो क्या दिक्कत है? अरे बढ़िया बैठ जाए और ऐसे करके खा ले, क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत है, बैठ के भोजन ज्यादा खाया जाता है और ज्यादा खाएंगे तो आलस आएगा। और दूसरा, खड़े खड़े इसलिए भी खाते हैं कि जब तक शरीर में इतनी ताकत हो कि खड़े खड़े भोजन ले सको तब तक समाधि नहीं लेना, और जिस दिन खड़े खड़े भोजन ना कर पाओ उस दिन समाधि ले ले। समझ में? वो तो बाहर में बड़ा गजब है उसका सिस्टम। अरे अपने मुनि धर्म पर तो वैज्ञानिकों को बहुत रिसर्च करनी चाहिए। माने 2000 साल पहले आदिनाथ के समय हजारों, माने कितना वर्षों की क्या कल्पना करें, लेकिन इतने हजारों करोड़ों अरबों वर्षों पहले जो भी आज चलो वैज्ञानिक जो कहना चाहता है, सोचो हम कितने वैज्ञानिक आदमी थे कि मुनि धर्म का पालन कैसे हो सकता है ये हमें पता है। बोलो कितनी बड़ी बात है। मुनिराज को कैसे भोजन लेना, कितना पानी पीना, कितने गिलास लेना, क्या गजब है? नगर में नहीं रहना, जंगलवासी रहना, एकांतवासी रहना, मनुष्यों के संपर्क में ज्यादा नहीं आना, भोजन करते ही तुरंत जाना, बैठना नहीं, क्योंकि बैठोगे फिर राग। कितनी सावधानी है, इतनी सावधानी। देखो कल मैं एक किस्सा सुना दूं जरा सा, समय तो हो गया। कल रात को मैं अभी पढ़ रहा था तो सुना दूं धीरे धीरे, क्योंकि ऐसे तो निकल जाएगी मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ आत्मकथा। तो हमारा जो कॉलेजों में जैन दर्शन आया, ये कैसे आया, इसकी कल कहानी पढ़ रहा था। गणेश प्रसाद जी वर्णी की वजह से आया, पता ही है सबको। गणेश प्रसाद जी वर्णी ने जब ये सियादबाद महाविद्यालय बनारस में, तो वो तो ऐसी पाठशाला टाइप का खोला था। अपने 5-7 विद्यार्थी थे विद्वान, बहुत बड़े बड़े विद्वान बने, बंशीधर जी, देवकी नंदन जी, सबके नाम आ रहे थे उसमें। ये सब बड़े बड़े पन्ना, सब बड़े बड़े विद्वान। तो अब ये क्या हुआ, ये घटना उस समय की है जब अंग्रेजों का शासन था। समझ में आया? तो गणेश प्रसाद जी वर्णी जी थे, वो विद्यार्थी थे। तो उनको पता चला कि सरकार अब दर्शन विभाग के कॉलेज बना रहा है, जिसमें दर्शनों को पढ़ाया जाएगा, वेदांत को पढ़ाया जाएगा, साहित्य को, इसको सबको पढ़ाया, न्याय को पढ़ाया जाएगा। तो बोले उसमें पता चला कि जैन दर्शन को कहीं जगह ही नहीं दी है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैन दर्शन का कोई प्रतिनिधि मंडल उनके पास ही नहीं गया। ये बात पता चली तो एकदम गणेश प्रसाद जी वर्णी को, जो उनके शास्त्री जी थे, उनने तुरंत जो अपनी पुस्तकें थी, न्याय दीपिका थी, परीक्षा मुख थी, एक प्रमेय कर्मल मातन थी, सब अपने ग्रंथ, क्योंकि वो उन्हीं के आधार से बनना था सिलेबस, कि भाई तुम्हारे पास वो माल होना चाहिए जिससे हम कह सकें कि तुम दर्शन विभाग में अधिकारी हो इसमें। तो फटाफट उन्होंने अपनी थैले में पुस्तकें भरी, शास्त्री जी ने वो कहा जल्दी जाओ आज मीटिंग है उसकी। अब देखो सोचो बात, एक बिल्कुल अकेले गणेश प्रसाद बड़ी विद्यार्थी, समझा, पुस्तकें लेके अपने थैले में लेके रोड पे जा रहे हैं, काहे के लिए कि भैया ये विषय हमारा भी रख देना। अब मैंने पूरी घटना पढ़ी कल, तो मुझे बड़ा मजा आया। तो रास्ते में जा रहे हैं तो जे मोतीलाल नेहरू गाड़ी से आ रहे हैं, सोचो वो जा रहे जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, और जे सारी रूपरेखा बनाई मदन मोहन मालवीय, नाम सुना मदन मोहन मालवीय, बहुत बड़े विद्वान थे, प्रकांड विद्वान ब्राह्मणों के। उन्हीं ने ये सब बनाया था कि अपन को ये सब दर्शन बना, उनकी है ये सारी देन। लेकिन उन्होंने जैन दर्शन को नहीं रखा, क्योंकि जैन दर्शन वाला कोई आया ही नहीं।
तो उनको पता ही नहीं कि जैनियों की भी कुछ हिस्सेदारी है। फिर क्या हुआ कि वे रास्ते में जा रहे हैं और वे जा रहे हैं उसी भवन की तरफ। कौन? बरनी जी, जिस भवन की तरफ, और उसके आगे पीछे कुछ है नहीं, सीधा भवन ही है। तो उन्होंने गाड़ी रुकवाई। उन्होंने कहा रुकना, ये व्यक्ति इतना पतला दुबला, ये पुस्तक इस तरफ ही क्यों जा रहा है? और इस तरफ तो अपना सीनेट भवन है जहाँ पर उनकी मीटिंग है, और इस टाइम पे रोकना बोला है। बोले इधर आ। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले साहब मैं इसमें सीनेट भवन में जा रहा हूँ, आज यहाँ पे मीटिंग रखी, और ये नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। समझ में आया? बोले अच्छा, तो क्या बात है, तुम क्यों जा रहे हो? तुम तो विद्यार्थी से लगते हो भी। बोले हाँ साहब मैं विद्यार्थी हूँ, मेरे गुरुजी ने भेजा है मुझे, शास्त्री जी ने। बोले अच्छा। बोले जैन हूँ मैं। तो बोले क्या? बोले साहब ये विद्यालय बन रहे हैं और इसमें ये सब विभागों में सब दर्शन पढ़ाया जाएगा, और हमारे जैन दर्शन का नाम ही नहीं लिया कहीं। अच्छा, तो उनने सोचो बात, मोतीलाल जी ने इतना अध्ययन किया था। बोले अच्छा जैन दर्शन? बोले जैन दर्शन तो अनादि निधन धर्म है, ये बोले शब्द है उसमें, और जैन दर्शन तो बहुत अच्छा दर्शन है, इसको जगह क्यों नहीं मिली? तो बोले साहब हमारे कोई है ही नहीं कहने वाला। तो बोले हाँ। बोले ये कवि, ये धर्म बहुत बढ़िया था, और इसके मानने वाले बहुत अहिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, और मुझे बहुत पसंद हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन इनकी संख्या कम हो गई है, तो अब इनको कोई पूछने वाला नहीं है, और ये ढंग से अपने साहित्य पे ध्यान भी नहीं देते। ये बोला उनने उनसे, और बोले इनका साहित्य बहुत बढ़िया है, मैंने पढ़ा। तो इतना कह के बोले आओ तुम जल्दी आओ, और गाड़ी में बैठ के वो चले गए। जे पहुँचे, समझ में, और मीटिंग में पहुँचे तो अपने से समझ गए, जब मीटिंग चल रही है और यहाँ उनको बाहर की कोशिश, ये गए मीटिंग में मोतीलाल जी, वो बोले बाहर खड़े हैं, वो एक उनको अंदर ले आओ। समझ में आया? इनको तो पता भी नहीं था ये कौन है, और मेन मीटिंग के मालिक वही थे। तो उनने कहा देखो कितना मोतीलाल जी को पढ़ा मैंने कि कितनी समझदार थे। बोले सबसे पहले जैन दर्शन पे चर्चा करो, और दर्शनों पे बाद में करूंगा। तो एकदम सब चौंक गए, क्योंकि जैन दर्शन तो उसमें है ही नहीं ये जैन दर्शन कहाँ से आ गया? तो उनने कहा ये जैन दर्शन वाले हैं, और इनका मैंने बात हो गई है, और सब कुछ है, फटाफट इनकी पुस्तक देखो। तो बोले हम बाद में देखेंगे। नहीं, बोले मैं जानता हूँ, इसकी वेशभूषा बता रही है ये रात में नहीं खाते होंगे, और इनको जल्दी भेजना है, शाम होने वाली, वरना इनका शाम का भोजन छूट जाएगा। देखो समझ में आया? इतना विचार। और सबसे पहले जैन दर्शन कोई पास करवाया उन्होंने। कैसे हमारे इतिहास में ये आज अपन को कुछ पता नहीं है, अपने जैनियों को कैसे अपने जो कॉलेजों में जैन दर्शन पढ़ाया गया, कैसे, अब क्या बताऊं मैं इसकी कहानी। मैं तो ये पढ़ रहा हूँ उस आत्मकथा को, तो ऐसा रोमांच आ रहा है। देखो कैसे कैसे मेहनत की हमारे महापुरुषों ने, कैसे कैसे जैन दर्शन के लिए जीवन लगा दिया। ऐसे ऐसे उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं भाई साहब, जिनने अपने न रात की, न दिन की, न भूख की, न प्यास की, न बच्चों की, न शादी की, न विवाह की, न घर की, न गृहस्थी की, न समाज की कोई चिंता नहीं करी। सिर्फ एक ही जुनून कि जैन दर्शन घर घर पहुंचना चाहिए। समझ में आया? अरे बड़ा बरनी जी की व्यथा पढ़ो। जब बनारस उतरे तो ऐसा भाव आया पाशनाथ की भक्ति करते करते, हे पाश प्रभु ये तो आपकी जन्मस्थली है, और आज आपकी जन्मस्थली में पंडों का राज हो गया है, सारे में ब्राह्मण ही ब्राह्मण बैठे हैं, जैन दर्शन तो दिखाई नहीं देता। ये कैसी लीला है, ये कैसा कलयुग है, इस सब जगह मेरा जैन दर्शन का एक जरा सा विभाग भी नहीं। ऐसी पीड़ा है उसमें, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, मुझे बड़ा दुख होता है। हाँ समझ में आया? तो भैया ये जो अपन के भाग्य से तत्व ज्ञान अपने को मिला है, और मैं तो पढ़ा हूँ, PhD करी मैंने तो जैन दर्शन विभाग में। मैंने अपने जीवन के 5, 2, 7 और 5 कितने हो गए, 12 साल निकाले जैन दर्शन विभाग में मैंने। समझ में आया? हाँ, जयपुर में शास्त्री करी, फिर जैन दर्शनाचार्य किया, फिर यहाँ PhD करी। तो वहाँ जाके देखना जैन दर्शन को कितना मतलब ऐसे तिरछी आंखों से देखा जाता है कि जी हमारे बीच में कहाँ से घुस गए। समझ में आया? वीर सागर जी ऐसा बताते हैं कि विवेक हम लोग ये नौकरी ऐसे करते हैं जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है। समझ में आया? कौन सा कब कतर दे कुछ पता नहीं, सब बिल्कुल एकदम हम लोग बराबर अलर्ट। हम जरा सा नौकरी में लापरवाही करें तो हम पे तुरंत एक्शन है, और बे करते रहे कोई कहने वाला नहीं।